हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले जल के बारे में, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है आज हमारा जल है। देखो हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है, क्लास 7 के एनसीईआरटी कर रहे हैं, ज्योग्राफी है। तो आप ये भी याद रखिएगा, हमारा पर्यावरण से तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट दोनों से आप कोरिलेट कर सकते हो, बट हम ज्योग्राफी मान के चलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी है ये चैप्टर हमारा, तो ये मान के चलिएगा। हम इसमें आज जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देखो एक चीज़ मैंने बता दूँ आपको, पवनों के बारे में हमने शायद नहीं बताया था आपको, ठीक है, पिछले चैप्टर में। तो पवन भी याद रखिएगा, ये पवनें कैसे चलती हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो इस वाले जो एरिया में, जैसे ये भूमध्य सागर है, ठीक है, सॉरी भूमध्य सागर बोल रहा हूँ, ये विषुवत रेखा है। ये 30 डिग्री मान लो, ये 60 डिग्री मान लो, और यहाँ पे 90 डिग्री तक, ठीक है, यहाँ तक मान लो आप ऐसे। नॉर्थ में, ये फिर साउथ में, ये आपका ध्रुव हो गया 90 डिग्री। अब देखो इस वाले एरिया में जो पवनें चलती है ना, इस वाले एरिया में, इनको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। तो ये याद रखिएगा, बस इतना अभी नाम याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को मैं अभी आगे चल के समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसमें बहुत ही मतलब काफ़ी टाइम लगेगा समझाने में, इसलिए बस अभी आप नाम याद रखिए, कभी कभी आपसे पूछा जा सके तो आप क्या करें, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। इस वाले टर्म को व्यापारिक पवनें बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं, इन दोनों को व्यापारिक पवनें बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? पछुआ पवनें। तो आप ये भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो किस एरिया तक को बोलते हैं। बाकी देखो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी हम बस इसको समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको पछुआ पवनें बोलते हैं, इसको पछुआ पवनें बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को ध्रुवीय पवनें बोलते हैं। जो यहाँ वाले हैं इनको हम ध्रुवीय पवनें बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ध्रुवीय पवनें। मैं याद रखिए, ध्रुवीय पवनें। ये एज नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने इसी शायद बताई नहीं थी आपको, तो ये बस इतना याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको बस इतनी पूछी चीज़ें, मतलब पवन के प्रकार पूछा सकता है, व्यापारिक पवनें, ठीक है, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, ये तीन चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। बाकी देखो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे आगे चल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले देखो जल के बारे में। अगर मैं जल की बात करूं तो जैसे जल के नाम हम लेते हैं तो आपको क्या याद आता है? आपको नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें तो याद नहीं आएंगी। नॉर्मली क्या याद आएगा आप लोग को? जल याद आएगा, नदियां याद आएंगी, जलप्रपात याद आएंगे, झीलें आएंगी, सागर आएंगी, या आपके घर के पास में जो भी एक ट्यूबवेल लगा हो, जो भी कह लो आप, जहाँ जल से रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने चालू हो जाती है। तो अगर जल को हम देखें तो कितने % जल, हम आज के टाइम पे कहते हैं यार इतना ज़्यादा संसार में 70% जल से ही घिरा है, ये बातें हम कहते हैं। अगर उन 70% को 100 मान के चले तो देखें, हम देखते हैं कि कितना % हमें पीने योग्य है, या कितना पानी है जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सपोज करके मैं मानता हूँ कि 100 लीटर पानी है, मैं इसको 100 लीटर मान लो या 100% मानते हैं, ठीक है, 100% ही मान के चलते हैं। अगर 100 आप लीटर मान लो या परसेंटेज मान लो, दोनों का मतलब एक ही आएगा। देखो इसमें 97.3% जो पानी है ना, ये समुद्र में है, जो क्या है, खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। अभी हम सैलिनिटी भी पढ़ेंगे, जो लवणता होती है क्या होती है, उसके भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पानी को जान लो आप। देखो 97.3% क्या हो गया, आपका समुद्र में है। उसके अलावा अगर बात करें हम, बाकी जो 2.7% बच जाता है, 2.7 ही बचेगा ना, या अब इसमें भी क्या है, 2%। आपका 2% में बर्फ जमा हुआ है। अब जब बर्फ जमा है तो उसको तो हम पी नहीं पाएंगे, राइट। अब उससे आगे बढ़ते हैं, 2% ये हो गया। उसके अलावा देखोगे तो 0.68% ये आपका भूमिगत जल है, मतलब जमीन के अंदर जल है, जिसको हम पानी पीते हैं, या फिर हम कहते हैं निकाल के पीते हैं ट्यूबवेल से, जिससे भी सबमर्सिबल से या हैंडपम्प से, जिससे भी हम लोग निकाल के पीते हैं, ये वाला पानी हम पीते हैं, 0.68%। उसके अलावा अगर बात करें तो देखो 0.009 ये देखो अलवड़ी जले हैं, तो ये भी याद रखिएगा, अलवड़ी जले, ठीक है। इसमें अगर मैं इनको मिला देता हूँ, नमकीन झीलों दोनों को मिला के लिख देते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। 18%, ठीक है, झीलों में है, इतना समझ लो आप, ठीक है। झीलें हैं या नमकीन झीलें, जो भी बोल लो, ये झीलों में है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक और बच जाता है, वो 0.001, एक जीरो और आता है शायद, हाँ 3 6, ठीक है। अब 001 है, ये आपका बच जाता है नदियों का पानी है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये आप अगर कायदे से देखोगे आप, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आपका ये लगभग
मतलब एग्जैक्टली देखो ये जोड़ने में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होगा कि सर आप ज़्यादा बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये 0.001% है, तो वो अप्रॉक्स में आ जाएगा आपका। ये पॉइंट देखो 0.68 है, ठीक है, अब 0.18 है और 0.001 है। तो अगर हम जोड़ोगे तो आपने 16 मतलब 17 के आसपास आएगा, मतलब 77 के आसपास आएगा। तो ये मतलब 7 समथिंग ले लिया, तो इसका नहीं कि आप कहिएगा जोड़ घटा कि नहीं आप एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली का मतलब नहीं है आपको। देखो ये अगर ये चीज़ें याद भी नहीं है तो मैं इसको मिटा के डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, झीलों नदियों को मिला के लिख देता हूँ, आपका कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ठीक है। 0.02% क्या है, नदियाँ और झीलें हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, नदियाँ प्लस झीलें। अब ठीक है, अब हो जाएगा आपका 2.7। अब ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि आप देखोगे, देखो इतने पॉइंट्स तो हमारे पास क्या है, इतने पानी हमारे पास समुद्र में है। अब इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो देखो ये अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो होता क्या है कि लवड़ी, इसको सैलिनिटी बोलते हैं, ठीक है। समुद्र का पानी जो है क्या सैलिनिटी है इसमें, या एक तरह से कहो तो लवड़ी है। ये क्या है, लवड़ी पानी है। इसका मतलब सिंपल सा है कि देखो नमक की मात्रा पानी में कितनी है। जैसे अगर बात करें, अगर आप एक लीटर पानी लो, तो उसमें क्या है कि 1 लीटर पानी में मतलब 100% अगर लो, या 1 लीटर लो, या 1000 ग्राम ले लो, तो 1000 ग्राम में कितना आपका पानी होगा, कितना ये होगा। तो आप ये मान के चलो कि आपका 1000 ग्राम में दोस्तों 35 ग्राम अगर किसमें क्या है, नमक मिला हुआ है, ठीक है। बाकी आपका जो बच जाएगा 900 कितना 965 ग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका शुद्ध पानी और इसमें 65 ग्राम नमक हो जाता है, तब इसको बोलते हैं सैलिनेट है ये, ठीक है। नमक है इसमें मिला, इसको लवड़ी पानी बोलेंगे, जो कि हम पी नहीं सकते क्योंकि इसमें नमक की मात्रा क्या है, थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पीने योग्य नहीं है। अगर हम जितनी पानी पियेंगे हमें तास लगेगी, हमें पेट की बीमारियाँ होंगी, हमें पेट दर्द होगा और हम क्या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारा स्टोमच है वो आपका इसके लिए मतलब कैपेबल नहीं है, हमारा पेट इसके लिए बना नहीं है। तो आप ये सिंपल सी चीज़ समझिए। दूसरा ये है कि देखो अब ये पानी नहीं पी सकते, आपने समझ लिया। अब बचा हमारे पास कितना पॉइंट, मतलब देखो 100 लीटर का मैं मानता हूँ हमारे पास पानी था, 100 लीटर में 97 तो अपन लवड़ी है, नमक पानी है, नमकीन पानी है, तो उसको तो हम पी नहीं सकते, ठीक है। हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम भी पीते हैं तो हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। अब देखो ये बचता है 2.7। अब 2.7 में भी देखो बर्फ के रूप में कितना जमा है 0.7। तो इसका मतलब ये है कि 100 लीटर में देखो 99.3 लीटर तो ऐसे ही निकल गया, बचा 0.7। तो आप सोच सकते हो 100 लीटर में भी हमारे पास ठीक से कहूँ तो 1 लीटर भी पानी पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी इतना पानी है, लेकिन अगर 100 लीटर का मैं पानी लेता हूँ तो उसमें 1 लीटर भी मतलब 700 ग्राम के आसपास हमें पानी मिलेगा जो हमें पीने योग्य होगा। तो अगर आप सोचो 1000 लीटर आपके पास होगा तब जाके आपको कितने मिलेगा, 7 लीटर पानी मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो कितना हमारे लिए कितनी मतलब भयावह। तो 1000 लीटर पानी हम जुटाएंगे तो उसमें से जाके आपके पास 7 लीटर हमें पीने योग्य पानी मिलेगा। तो एक बड़ी समस्या हमारे लिए ये पानी का, हम कहते हैं ना पानी की किल्लत होती जा रही है। आज के टाइम पे भारत क्या है, एक तरह से वाटर क्राइसिस के एकदम कगार पे खड़ा है। तो हम ऐसी बातें क्यों करते हैं, रीजन यही कि देखो पानी का उपयोग हमें अच्छे से करना पड़ेगा। जो भूमिगत पानी है उसका उपयोग हमें बहुत ही बढ़िया लेवल से और अच्छे से करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि हम वाटर क्राइसिस से परेशान हो जाएंगे और हमें पानी की किल्लत कल को झेलनी पड़ जाएगी, ठीक है। वैसे बात करें अगर मेट्रो सिटीज़ की, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, चाहे बेंगलुरु ले लो चाहे दिल्ली ले लो, दिल्ली में अगर एक पाइप फट जाती है, ठीक है, तो उस एरिया में पानी चला जाता है, कोई बैकअप प्लान नहीं है। और पानी भी कहाँ से आता है, बगल के राज्यों से आता है, हरियाणा जैसे हो गया, लगे हुए राज्य यूपी से आता है, इधर एरिया से पानी दिल्ली में सप्लाई की जाती है, दिल्ली की क्रिटिकल जोन में खुद ही है। तो ऐसे ही देखो कल को अगर हम केयर नहीं करेंगे, चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो कल को हमें वाटर क्राइसिस से क्या होगा, जूझना पड़ेगा। तो देखो 2 टर्म्स में याद रखिए, सैलिनिटी क्या होता है, जल में मौजूद नमक की मात्रा को हम सैलिनिटी कहते हैं, जो कि क्या होता है, अगर 100% की बात करें तो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। 100% में 3.5% क्या होता है, नमक होता है। तो ये भी याद रखिए 3.5% इसमें नमक मिला होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा 100% अगर मैं जल लेता हूँ तो इसमें से 96.5 आपका पानी रहेगा और 3.5 आपका नमक रहेगा, ठीक है, ये नमक रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं आपका सैलिनिटी, नमकीन पानी बोलते हैं जो समुद्र का है। तो ये आप पानी की थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन याद रखिएगा वाक्य। और एक चीज़ और याद रखिएगा, देखो हमारे अगर ओवरऑल बात करें तो 30% हमारा लैंड एरिया है, 70% वाटर है, समुद्र एरिया है। तो ये भी याद रखिएगा, पूरी पृथ्वी का 70% क्या है, पानी है, 30% हमारा लैंड का एरिया है। ये इतने बेसिक पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने आपको कोशिश की समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है।
अब देखो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, आप इसके आगे हम पढ़ लेते हैं दोस्तों ज्वार भाटा क्या होता है, क्योंकि ज्वार भाटा से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ज्वार भाटा क्या होता है, उसकी डिफिनेशंस क्या होती हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है निम्न ज्वार कब आता है, उच्च ज्वार कब आता है, दिन भर में 2 बार ही क्यों आते हैं, उस सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बार और एक चीज़ और इसमें हम पढ़ेंगे कि देखो ज्वार भाटा बनता कैसे है, ठीक है। अभी आपने बहुत जगह ये पढ़ा होगा कि देखो जो हमारे समुद्र किनारे की लहरें हैं ना, तो मैक्सिमम क्या होती है तट तक आती है तो उसको हम बोलते हैं उच्च ज्वार, दूर तक चली जाती है तो उसको निम्न ज्वार, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। बट थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे सूर्य चंद्रमा को लेकर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर तरीके से अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा, ठीक है, तो याद रखिए ज्वार भाटा इसको बोलते हैं हम लोग, ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, देखो ज्वार भाटा सिंपल से क्या है कि जो पानी का आप कह सकते हो उद्गम या मतलब ऊपर जाना नीचे आना, ठीक है। अगर लहरें हैं कहीं ऊपर तक चली गई फिर नीचे आ गए तो जो मैक्सिमम एक्सटेंट तक बढ़ सकती हैं। अगर अब वैसे आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं सिंपल से मान लीजिए हमारा क्या ज़मीन का किराना है, ठीक है, ज़मीन का किनारा है ये, यहाँ ये पूरा समुद्र है। अब लहरें आती हैं, लोग ऐसे ही समझाते हैं क्योंकि ईजी पड़ जाता है थोड़ा सा। लहरें अगर मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच पा रही हैं तो ये क्या है मैक्सिमम है, मतलब ज्वार जब ज्वार आएगा तो मैक्सिमम क्या होगा पानी यहाँ तक पहुँचेगी, और भाटा का मतलब मिनिमम यहाँ तक आएगा, मतलब मिनिमम इससे पानी पीछे नहीं जाता है और इससे ऊपर पानी नहीं जाता है। तो मैक्सिमम स्टेज तक जब पहुँचता है तो हम कहते हैं ज्वार आ गया, जब मिनिमम स्टेज तक पहुँचता है तो उसको हम कहते हैं भाटा आ गया। अब देखो आता कैसे है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो पानी की ऊंचाई के लगभग, पानी की ऊंचाई से हम इसको नापते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कब कब मैक्सिमम ज्वार भाटा आता है ये भी हम एक बार समझ लेते हैं। वैसे दिन भर में कहा जाता है 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आता है, बट देखो ज्वार भाटा की सबसे एक्सट्रीम लेवल कब होता है ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है देखो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है आपको ये भी पता होना चाहिए, सूरज, चंद्रमा, ये अर्थ, तो ये आपका हो गया सन, ये हो गया आपका मून, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज करो यहाँ पे अगर समुद्र का पानी है, ठीक है, समुद्र का अगर पानी मान लेता हूँ, तो होता क्या है कि जब देखो ये एक सिद्ध में होते हैं तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लगता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लगता है, तो जो लहरें होती है ये क्या करते हैं अपनी तरफ खींचती हैं, ठीक है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचते हैं ये लोग ऐसे, ठीक है, ऐसे खींचते हैं। तो इस टाइम क्या होता है पानी की लहरें हमारी क्या होती है बहुत दूर तक आगे तक क्या होती है उठने लगती है, ऐसे उठने लगता है, ठीक है, ऐसे उठने लगता है। तो देखो ये कब होता है, ये होता है आपका अमावस्या का दिन होता है, ठीक है, इसको हम सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, और ये नॉर्मली होता है अमावस्या का दिन जो मैक्सिमम ज्वार बोलते हैं, ठीक है, अमावस्या का दिन होता है ये, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण में याद रखिएगा कि देखो सूर्य फिक्स होता है, आपने हमेशा पढ़ा होगा, आप सूर्य को कभी घुमाया ना करिए नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद है कि सूर्य फिक्स हो गया तो घूमेगा कौन, चंद्रमा और पृथ्वी। अब देखो एक तो ये हो गया, एक इमेज ये हो गया, दूसरी इमेज में ऐसे बताता हूँ, मैंने क्या किया सूर्य को फिक्स रखा, सन को फिक्स रखा। अब चंद्रमा आपको पता है किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और अर्थ किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। तो अब एक कंडीशन ऐसा भी हो जाएगा कि अर्थ बीच में आ जाएगा और इधर मून आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखो ये होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य का ग्रहण का मतलब होता है पृथ्वी से हम जब हम खड़े होकर देखते हैं तो हमें चंद्रमा सूर्य नहीं दिखाई देता, उसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण वैसे भी कई टाइप के होते हैं, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एक मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, जिसमें क्या है तो कुछ पार्ट सूर्य का मतलब छुप जाता है, ठीक है। तो ये भी हम बहुत बार पॉइंट पढ़े हैं, बट वो ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बट इतना भी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है और आंशिक सूर्य ग्रहण भी होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य फिक्स रहता है, तो देखो बीच में कौन आएगा, अगर हमें सूर्य ग्रहण को लगाना ग्रहण तो कैसे लगेगा, ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पे खड़े रहेंगे तो हमें सूर्य नहीं दिखेगा, दिखेगा ही। जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा इधर तो हमें क्या होता है, हमें पृथ्वी यहाँ पे जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हमें सामने से नहीं दिखता है, तो हम कहते हैं यार पृथ्वी को आंशिक रूप से भी थोड़ा सा घेर लेता है, कैसे भी घेर लेता है, तो हम कहते हैं क्या ग्रहण लग गया है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि देखो सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण मैंने सिंपल से आपको बताया कि सूर्य आपका फिक्स है, यहाँ पे आप फिक्स लिख लीजिए, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है आपका, ये मूव करते हैं दोनों। तो आपको सूर्य अगर पृथ्वी आप खड़े हो तो कब सूर्य ग्रहण लगेगा, जब ये है कि ये बीच में आ जाए, मून बीच में आ जाए। जब आप खड़े हो तो आपसे कुछ ऑब्जेक्ट बीच में आ गया तभी तो, अगर आप सामने से किसी को देख रहे हो जो फिक्स है वो, ठीक है, अगर बीच में कोई आ गया तभी तो आपको नहीं दिखेगा ना, तब कहोगे यार ग्रहण लग गया, इसको दिख नहीं रहा ये। तो सिंपल सी चीज़ है, मून आ गया। अब अगर अर्थ यहाँ पे है तो अर्थ से हमें क्या नहीं, अगर सूर्य की रोशनी अगर अर्थ पे नहीं पहुँचती है, अर्थ पे तो पहुँच जाएगी। देखो अगर आप बात करें यहाँ पे अगर, तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, तो पृथ्वी ग्रहण नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखिए, कोई पूछ दे भैया पृथ्वी ग्रहण भी होता है, तो पृथ्वी ग्रहण नहीं लगता है,
तो एक चीज़ याद रखिए, पृथ्वी को ग्रहण नहीं लगता है, तो ये अपना चीज़ याद रखिएगा। अब देखो क्या हुआ, सूर्य की रोशनी आई पृथ्वी पे आ गई, ठीक है, लेकिन क्या चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाई, क्यों? क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गया, ठीक है, इसकी रोशनी ऐसे निकल जा रही है। अब जब इसकी रोशनी इस पे नहीं पहुंच पाती तो हम कहते हैं क्या, चंद्र ग्रहण लग गया, मतलब चंद्रमा को ग्रहण लग गया, जिसकी वजह से क्या है, चंद्रमा पे रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही है, तो इसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो अब होता है क्या, देखो जब पृथ्वी, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होता है, ठीक है, सूर्य फिक्स रहता है, तो याद रखिए सूर्य ग्रहण में चंद्रमा फिक्स रहता है, और चंद्रमा बीच में होता है, और चंद्र ग्रहण में अर्थ बीच में होता है। अब अगर कुछ भी नहीं याद रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं याद रहे, इतना याद रखना, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, बस इतना याद रखना। अगर चंद्रमा बीच में नहीं आएगा तो कौन आएगा बीच में? पृथ्वी आएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य तो फिक्स है, मैंने आपको अभी बता दिया, सूर्य अपनी, देखो सूर्य का हम लोग चक्कर लगाते हैं, सूर्य फिक्स है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, तो इतना बस याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर रोशनी नहीं पहुंचती और सूर्य फिक्स होता है। तो चंद्र ग्रहण का याद रखिए, चंद्रमा बीच में कभी नहीं आएगा, जब जिसको ग्रहण रहेगा कभी बीच में नहीं होता, हमेशा याद रखिए, जिसको ग्रहण होता है उसको कभी बीच में नहीं होता, ठीक है। सूर्य ग्रहण में सूर्य बीच में नहीं है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं है। तो आप इतना ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी बीच में होगा। अगर इतना एक अगर आपको पता रहेगा, दूसरा अपने आप आंसर दे पाओगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें पीसीएस और सीजीएल वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन तो अभी नहीं बनते हैं, बहुत पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करें ज्वार भाटा की। ये देखो एक तो यहाँ पे कि पानी की लहर यहाँ उठने लगती ज़्यादा, जब देखो ये दोनों साइड जब इधर उधर होते हैं, पृथ्वी जब बीच में होती है तो ये लहर इधर से लगाते हैं, ये इनकी जो गुरुत्वाकर्षण लगता है एक दोनों साइड से लगता है, पृथ्वी के दोनों साइड से, इधर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगता है और इधर पृथ्वी इधर मून का गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो ये इन दोनों प्लेसेस पे क्या होती है कि जो आपको बोलते हैं उच्च ज्वार, जिसको बोलते हैं उच्च ज्वार, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये होता है उच्च ज्वार। और ऐसे ही निम्न ज्वार की बात करें तो निम्न ज्वार भी होता है। निम्न ज्वार क्या होता है हम वो भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन निम्न ज्वार कब होगा दोस्तों? अगर अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, सन मैंने बोला कि फिक्स है, अब मून यहाँ पे आ जाए, एक बार मून आपके यहाँ पे रहे, ठीक है, इधर से रहे, तब इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही बल इनका कम लगता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है पृथ्वी पे कम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लहरें जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठती हैं। इसके अलावा एक बार यहाँ पे होगा, एक बार जब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो बीच में रहेगा तब तो उच्च ज्वार रहेगा, इधर रहेगा तब भी उच्च ज्वार रहेगा। निम्न ज्वार कब होगा? जब इधर रहेगा और इधर रहेगा। अगर मून इधर घिसक के यहाँ से अगर यहाँ आ जाएगा तब होगा आपका निम्न ज्वार। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? निम्न ज्वार होता है। तो ये भी अगर ये मिटा दो, एक कन्फ्यूज हो गया, अगर ऐसे है या तो फिर यहाँ पे रहे ये ना रहे, तब क्या होगा आपका? दोनों निम्न ज्वार होगा। जब सामने आमने से रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण दोनों का लगता है, इस वजह से क्या होता है? उच्च ज्वार आपका आता है। तो इतने बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, तो ज्वार भाटा अगर मैं मैप बना के समझाना चाहूँ एक बार तो देख लो आप, ऐसे आते हैं, देखो अगर मैं ऐसे पृथ्वी बना दूं, ठीक है, देखो इस टाइम पे पीरियड पे आएगा मैक्सिमम, इस टाइम पीरियड पे आएगा मैक्सिमम, इस टाइम पीरियड पे होगा मिनिमम, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे मिनिमम होगा। यानी कि देखो यहाँ पे ज्वार आएगा, यहाँ पे भाटा आएगा, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, भाटा ज्वार। अब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो इस साइड में कब आएगा? इस साइड में कंडीशन ये हो जाएगी, देखो सन, मून, अर्थ, ठीक है। इस साइड भी बना देता हूँ मैं, सन फिक्स रहेगा, यहाँ पे मान लो आपका कौन आ गया? अर्थ आ गया, इधर आपका मून आ गया, ठीक है। इस साइड में कैसा होगा? अब देखो सन तो आपका फिक्स है, ठीक है, सॉरी सन है ये, इसके बाद अर्थ आ गया, इधर क्या आ गया? मून आ गया, ठीक है। अब इधर नीचे अगर हम बात करें तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, इधर सन हो जाएगा और नीचे आपका मून हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दिख रहा होगा ये। तो ऐसे आप समझ लो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो उच्च ज्वार कब आता है, निम्न ज्वार कब आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कब आता है, देखो ये अमावस्या का टाइम होता है, इस टाइम पीरियड को हम अमावस्या भी बोलते हैं। आप ये तीन टर्म भी याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है किस टाइम पे आता है आपका उच्च ज्वार, अमावस्या, इसको या फिर सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण या आपको पूर्णिमा बोलते हैं।
ठीक है, ये टर्म्स याद रखिएगा क्योंकि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में दोस्तों ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, देखो कोशिश की कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दूं, ये आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपको ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा एक टर्म और मैं बता दूँ ना, जल चक्र क्या होता है। ठीक है, जल चक्र क्या होता है, तो जल चक्र एक वर्ड आता है, तो जल चक्र की परिभाषा भी सुन लीजिए। देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं पर्वत बना दूं, ठीक है, पर्वत हो गया, ठीक है, ये प्लेन हो गया, फिर ये पूरा आपका पानी हो गया, मान लेते हैं नदी हो गया। अब होता क्या है, जब धूप होती है, ठीक है, जब धूप होता है तो क्या होता है, वाष्प बनते हैं, वाष्प बन के धीरे धीरे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो धूप होती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे वाष्प बन के ऊपर जानते हैं, ऊपर जाके क्या होता है, संघनन होता है। ठीक है, संघनन होता है, यहाँ वाष्पीकरण होता है, ये ऐसे लिख सकते हो आप, वाष्पीकरण होता है यहाँ पे। वाष्पीकरण में संघनित होता है, संघनित होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये बादल के रूप ले लेते हैं, ऐसे ना, बादल के रूप ले लेते हैं। फिर जब इसकी बूंदें इतनी भारी हो जाती है, वाष्पकण में एकदम धीरे धीरे इकट्ठा होते होते ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बहुत ही महीन से कण होते हैं शुरू में, उसका धीरे धीरे संघनन होने के बाद क्या होते हैं, ये पानी की बूंद धीरे धीरे बनने लगते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि जब अपने आप को झेल मतलब रोक नहीं पाते तो बूंदों के रूप में क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं, जिसको हम वर्षण बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये पानी धीरे धीरे फिर क्या आता है, आपका तालाबों नदियों में फिर आता है, फिर वाष्पीकरण होता है, ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जल चक्र। ठीक है, जल चक्र। अब देखो एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, जल चक्र किसे कहते हैं। आप सपोज करो आपके नदी तालाब में क्या है, पानी है, ठीक है, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पीकरण हुआ, इसका गर्म करने के बाद जैसे आप पानी उबालते हैं तो क्या होता है, वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में जाता है, सेम ऐसे ही हुआ, यहाँ के संघनित हुआ, संघनित होने के बाद धीरे धीरे बादलों के रूप में क्या हुआ, कन्वर्ट होने लगा, जब एक साथ इकट्ठा होने लगे, फिर इतने भारी हो गए कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे आने लगे। ठीक है, नीचे आने लगे तो वर्षण के रूप में, मतलब बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं पहाड़ों से नदियों पे, इसके बाद धीरे धीरे फिर क्या क्या अब फिर नदी तालाबों में मिलते हैं, फिर यही प्रोसेस फिर से दोबारा रिपीट होता है, तो इसको हम बोलते हैं जल चक्र। तो अगर जल चक्र पूछा जाए तो आप इमेज बना के जैसे इसको ऐसे आराम से समझा सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।